हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आने वाली जो एग्जाम है 15 दिसंबर एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, उसके बाद में फिर से की बात करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स है बहुत बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। ये क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया ये भी बताऊंगा। उसके बाद में से कि एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, मतलब लगभग सारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसीलिए हमें इसको एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, ठीक। तो अब ये टॉपिक कौन सा है ये भी आपको बता दूं। यहाँ पे टॉपिक है वायरस, ठीक है, वायरस अर्थात विषाणु। तो विषाणु, वायरस, ये जो टॉपिक है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि आज के टाइम में, वर्तमान समय में पूरी दुनिया इस वायरस की वजह से जूझ रही है। एक प्रकार से पूरी तरीके से समझ, ये भी बोल सकते हैं कि पीड़ित है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस वायरस ने, जो से कि कोरोना वायरस है, इसने पूरा तहलका मचा रखा है। इसीलिए वायरस से जुड़े हुए क्वेश्चन आना ही आना है, आप लिख के रखें, ठीक है। एक प्रश्न आए, पहले दो प्रश्न आए, कितने भी प्रश्न आए, लेकिन आएगा जरूर, क्लियर है। तो चले स्टार्ट करें। और यहाँ पे वायरस को देखेंगे। वायरस सबसे पहले नॉर्मली आपको समझा दे रहा हूं, जैसे कि जो फोटो वगैरह यहाँ पे मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इसका डायग्राम वैसे पूरा सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश की है कि इसको अपन समझने के हिसाब से अपन बना लें, ठीक है। तो वायरस किस टाइप का होता है, तो सबसे पहले आपसे ही मैं पूछता हूं कि वायरस को क्या हम नॉर्मली देख सकते हैं बिना किसी यंत्र के? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वायरस को आज तक किसी ने, मतलब से कि बिना आंखों से तो कोई देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतना बहुत सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये जो दिया है, अति सूक्ष्म, ठीक है। वायरस अति सूक्ष्म होता है जिसे हम नहीं देख सकते बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट से की बात करेंगे कि यह परजीवी होता है, ठीक है। वायरस, विषाणु की बात हो रही है, ठीक है। तो विषाणु या वायरस कैसा होता है? परजीवी होता है। परजीवी का मतलब क्या हुआ? परजीवी का मतलब होता है कि वो नॉर्मल अवस्था में जब तक किसी जीवित शरीर में प्रवेश नहीं करता है या किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो काम नहीं करता है। मतलब से जनन की जो क्रिया होती है वो वहां पे काम नहीं करती है जब तक किसी जीवित शरीर में प्रवेश ना कर जाए, ठीक है। मतलब बाहर मान लो से कि रहेगा तो ये हजारों सालों तक से क्रिस्टली अवस्था में इसको रखा जा सकता है, ठीक है, जो मृत रूप में से रहता है। और जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी से एनिमल की बॉडी के अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो अपने जनन की क्रिया या प्रारंभ कर देता है, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये परजीवी है, मतलब किसी और जीव पर निर्भर करती है इसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर जनन क्षमता, ठीक है। अब उसके बाद में फिर देखेंगे दो बातें यहाँ पे मैंने बताई, अति सूक्ष्म, परजीवी, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे बता रहा हूं, ये अकोशिकीय होता है, ठीक है। अकोशिकीय मतलब इसमें कोशिका का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। कोशिका की विकास की अवस्था तक यह जो वायरस होता है, विषाणु होता है, यह नहीं पहुंच पाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अकोशिकीय। तीन फैक्ट हुए आपके पास, अति सूक्ष्म, परजीवी, अकोशिकीय, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना है। मान लो से कभी आ गया कि विषाणु है तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, अति सूक्ष्म होता है, उसके बाद परजीवी होता है या फिर अकोशिकीय होता है, ठीक। कुछ भी प्रश्न घुमा फिरा के दे सकते हैं, आपको बस कंप्लीटली पता होना जरूरी है कि यहाँ पे ये परजीवी भी होता है और अकोशिकीय भी होता है। मतलब इसमें कोशिका का निर्माण या विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा जाता है। यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें केंद्रक का पूरी तरह अभाव होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद अब सबसे इन
तीनों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है, क्वेश्चन मानो से किया है, वायरस या विषाणु बना होता है, ठीक है, ये किस तरीके से बनता है या फिर इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये न्यूक्लियो एसिड, ठीक है, न्यूक्लियो एसिड का एक कण होता है। सिंपल ध्यान रखना, मान लो से कि ये वायरस है, या मान लो से ये समझाने के लिए मैंने बड़ा बनाया, लेकिन एक सूक्ष्म होता है, बिल्कुल सूक्ष्म, जिसे हम देख भी नहीं सकते, तो बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये जो कण होता है इसको कण से के रूप में से लेते हैं, बहुत ही अति सूक्ष्म कण होता है जो काय का होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो एसिड का, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का एक कण होता है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियो प्रोटीन का एक कण, तो यहाँ पे प्रोटीन लिखा है, इसका मतलब भी बताऊंगा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियो एसिड का एक कण होता है। उसके बाद में प्रोटीन क्यों लिया यहाँ पे, तो प्रोटीन इसलिए ये मान लो से कि ये एक वायरस है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो बारीक बारीक कण टाइप से होता है, तो ये जो कण, ये काय की लेयर होती है, पूरी प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। तो जो मेन जो वायरस है वो किसका है, न्यूक्लियो एसिड का, ठीक है, न्यूक्लियो अम्ल का, और इसके ऊपर जो लेयर है ये किसकी है, तो ये प्रोटीन की है, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कण, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन कण। तो बस इतना याद रखना सही तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिए, ठीक है। अब फिर अभी मैंने बताया था कि इसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, तो किससे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। बड़े बड़े से अस्पतालों में, जो हॉस्पिटल में इसका परीक्षण किया जाता है, इसकी जांच होती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो यहाँ पे ई लिखा मैंने, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ भी लिखा, सिर्फ लिखो या फिर केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ई माइनस लिखा मैंने, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश को लेकर रहता है, मतलब एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है या फिर वायरस का अध्ययन या स्टडीज की जाती है, उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो उस जैसे कि जीव जंतुओं का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, जीवों का, उसको बायोलॉजी के रूप में से लेते हैं, ठीक है। और पृथ्वी से संबंधित सारा भू से संबंधित सारा, भू मतलब पृथ्वी से संबंधित सारा जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ विषाणु से संबंधित जिस ग्रंथ के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विषाणु विज्ञान, ठीक है। विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान के अंतर्गत होता है, या फिर इंग्लिश में बोले वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो विषाणु विज्ञान भी याद रखना है, वायरोलॉजी भी याद रखना है, हो सकता है इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, विषाणु विज्ञान और ये वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से फोकस करना कि यह जीवित परपोषी के अंदर जनन करता है, जो मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ठीक है, जनन प्रक्रिया, उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो जीवित कोशिका या जीवित परपोषी का मतलब क्या होता है, यह भी आपको बताओ। यहाँ पे देखो, कुछ भी पढ़ो, आपसे ये शब्द मैंने लिखा सिर्फ परपोषी, ठीक है, परजीवी, अकोशिकीय, इन शब्दों पे पकड़ बनाओ, बाकी से रटने पे मत जाओ। रटने पे जाओगे तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे पढ़ने से, अभी पढ़ाओ 2 घंटे बाद भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसलिए शब्दों पे पकड़ बनाओ, वर्ड ही सबसे ज्यादा से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा जीके सब कुछ किससे बना है, वर्ड से ही बना है, ठीक है। तो वर्ड पे, शब्दों पे फोकस करें, उनके मीनिंग अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे परजीवी के अंदर जनन करता है कौन, वायरस। तो परजीवी का मतलब ये होता है ऐसा जीव जिसके अंदर वायरस जाता है तो उसे भोजन प्राप्त होता है, मतलब वहां से उसको उसकी क्रिया करने के लिए सारा सिस्टम प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला है परपोषी, जिससे उसको भोजन मिलता है, ठीक है। मान लो से ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, वायरस के लिए क्या है, परपोषी,
तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लेना है। तो ये चारों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से हम एक एक शब्द की पूरी मीनिंग देखेंगे हम, ठीक है। मतलब रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। और हाँ, यदि इसे आप ये नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे यदि सिर्फ आपका फ्रेंड सर्कल भी मान लो इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी आपसे डिस्कस करेगा, और डिस्कस करेंगे तो हर एक वर्ड आपके माइंड में फिट होगा। सिर्फ याद करने से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझना होगा, डिस्कस करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ना। अब बात करते हैं खोज की, ठीक है। तो यहाँ पे ये खोज की, इस खोज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किसने की, कब की, कैसे की, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। वायरस की खोज किसने की, कब की और कैसे की, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दे रहा हूं आपको कि वायरस की खोज किसने की, ठीक है। तो किसने की, ये यहां पे किसने, ठीक है। तो रूस के वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, इवानोवस्की। किसी बुक में इवानोवस्की भी मिलेगा, ठीक है। इवानोवस्की या इवानोवस्की। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे वो? रूसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। रूस के वैज्ञानिक थे। तो नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है। वैज्ञानिक काइंड के थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। नाम क्या है इनका? इवानोवस्की, ठीक है। तो इवानोवस्की। अब बात आती है कि कब किया, ठीक है। इसकी खोज कब की? तो ये की यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब आपको से कि थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, और वहां पे पार्टिसिपेट किया था किसने? अपने ही देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने, जिसका अनुसरण आज सारे युवा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। उन्होंने शिकागो में कब पार्टिसिपेट किया था, कब भाग लिया था? तो ये लगभग सबको पता होगा 1893, ठीक है। कब हुआ था? 1893 में। तो यहाँ पे इस वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने 1892, मतलब एक साल पहले की थी, ठीक है। एक साल पहले की थी। तो इस तरीके से आप याद रख लेना कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जो स्पीच दिया था या फिर जब पार्टिसिपेट किया था, उसके एक साल पहले वायरस की खोज हो गई थी, ठीक है। तो ये आया 1892 ईस्वी, ठीक है। यही क्लियर हुआ है। अब बात करें ये किसने किया और कब किया, इसका आंसर यहां पे मिल गया। अब बात करते हैं कैसे किया, ठीक है। किसने, कब और कैसे, इन तीनों का से की मीनिंग याद रखना है। तो कैसे किया? तो तंबाकू के पत्तों के ऊपर एक रोग हुआ था जिसको हम बोलते हैं मोजेक रोग, ठीक है। तंबाकू के या फिर तंबाकू का रोग बोल सकते हैं, या तंबाकू के पत्तों का रोग बोल सकते हैं, क्योंकि तंबाकू के पत्ते ही होते हैं ज्यादातर। तो तंबाकू के ऊपर होने वाला जो रोग, जिसका नाम है मोजेक रोग, ठीक है। मोजेक रोग लिखना हूं यहाँ पे, तंबाकू का मोजेक रोग, ठीक। मोजेक रोग। तो ये जो मोजेक रोग हुआ था तंबाकू के पत्तों पर, या फिर तंबाकू का मोजेक रोग है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण का पता लगा रहा है, ठीक है। तो ये रोग, मोजेक रोग कैसे हुआ तंबाकू में या तंबाकू के पत्तों में, इसका कारण लगा रहे थे कौन? इवानोवस्की। और उसी टाइम कारण की खोज करते हुए वायरस की खोज की गई, ठीक है। कैसे की? तो तंबाकू के पत्तों के ऊपर जो रोग हुआ था, या तंबाकू में जो रोग हुआ था मोजेक रोग, उसके कारण का पता लगाते समय वायरस की खोज की थी, ठीक है। तो इस तरीके से, आप याद रखना इसको भी, ठीक है। मोजेक
प्रोब। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये सब कुछ हुआ, कैसे खोजा गया, इसका कारण यहाँ पे ये मिला, खोज कब और किसने की, वो यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग ये जो लिखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ताकि इससे कि बार बार आपको मोबाइल में देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? क्योंकि इससे कि एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद पलट के केवल कॉपी को देख भी लिया तो भी काफी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे देखना है। उसके बाद में फिर से कि आगे के जो पार्ट है इसके, जो भी से कि आएंगे, इस टाइप्स वगैरह आएंगे। ठीक है? टाइप्स ऑफ वायरस आएगा, या फिर इसके प्रॉफिट आएगा, इसका लॉस आएगा, ये सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। अब यहाँ पे इसके बाद में देखेंगे विषाणु के प्रकार। ठीक है? टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ वायरस, कितने प्रकार के होते हैं वायरस, ये देखना है। तो देखें यहाँ पे क्लियर, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? वायरस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वायरस। तो 3 काइंड्स ऑफ वायरस या 3 टाइप्स ऑफ वायरस, ये कह सकते हैं हम। वायरस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? सबसे पहला प्रकार कौन सा है, तो आपको बता दूं, सबसे पहला एक पौधों में वायरस पाया जाता है तो उसको पादप वायरस बोलते हैं, पादप विषाणु बोलते हैं। दूसरा, जंतु में जो वायरस पाया जाता है उसको जंतु वायरस बोलते हैं या जंतु विषाणु बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद में तीसरा, एक पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइप्स हो गए किसके, वायरस के। ठीक है? तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात को पूरा समझेंगे। सबसे पहले नाम देख लो। ठीक है? पादप विषाणु मतलब वनस्पतियों, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला विषाणु। जंतु विषाणु जिसे एनिमल वायरस भी कहते हैं, ये जंतु और जीव जंतु में पाया जाता है। ठीक है? उसके बाद में ये बैक्टीरियोफेज। ठीक है? बैक्टीरियोफेज ये कहां पर पाया जाता है, तो ये जल में पाया जाता है। ठीक है? कहां पर, पानी में पाया जाता है। ठीक है? क्या करता है, इनके कार्य क्या है, क्या क्या इनके विषाणु के नाम क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है? अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पादप विषाणु। ठीक है? पादप विषाणु, तो ये पादप विषाणु किससे बने होते हैं या फिर इसमें क्या होता है। ठीक है? क्या पाया जाता है, तो इसमें जो पादप विषाणु होता है इसमें आरएनए होता है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल होता है। किस फॉर्म में, आरएनए। ठीक है? आरएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था पहले पिछली क्लास में, अभी बता दे रहा हूं। यहाँ पे आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? फिर से सुने ध्यान से, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो यहाँ पे आरएनए और डीएनए के बारे में डिटेल में आपको उससे अगली क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पूरा। इसके ऊपर पूरी क्लास लूंगा मैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या है, क्या काम करते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या है। ठीक? तो अभी याद रखना है कि पादप विषाणु में या प्लांट वायरस में क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लिक आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है? तो न्यूक्लिक आरएनए होता है, केवल इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद में तो पादप विषाणु में पाए जाने वाले किसी वायरस का नाम बताओ या विषाणु का नाम बताएं, तो विषाणु का नाम क्या है यहाँ पे, टीएमवी। ये विषाणु का नाम है। टीएमवी विषाणु का नाम, जिसको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे बात करते हैं जंतु विषाणु का। ठीक है? एनिमल वायरस का। तो एनिमल वायरस या जंतु विषाणु, इसमें क्या पाया जाता है, इधर प्लांट में इसमें तो आरएनए होता है, न्यूक्लिक आरएनए पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है? जंतु विषाणु मतलब जीव जंतु में, जैसे माना है कोई भी जीव हो, उस जीव में जो जैसे कि वायरस होता है उसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है? और कभी कभी बोलते हैं ना, कभी कभार ये भी होता है। तो इस तरीके से कभी कभी क्या पाया जाता है, यहाँ पे आरएनए भी मिलता है। ठीक है? वैसे नॉर्मली क्या होता है, डीएनए, लेकिन कभी कभार से आरएनए भी होता है इसके अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे से देखें कि इसका नाम, मतलब से इसे यहाँ पे वायरस का नाम था, पादप वायरस का या पादप विषाणु का टीएमवी होता है। ठीक है?
तो इस तरीके से जंतु विषाणु या फिर एनिमल वायरस का नाम क्या है यहाँ पे, तो इन्फ्लुएंजा, जो लगभग सबको पता है, पहले से आई थी ये बीमारी, बहुत भयंकर तरीके से तबाही मचाई थी इसने, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा, उसके बाद में मम्पस वायरस, ये दो वायरस का नाम अच्छी तरीके से याद रखना, और ये भी याद रखना ये पादप के है या फिर जंतु विषाणु है, ठीक है, दोनों ही याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। तो क्लियर हुआ ये जंतु विषाणु, डीएनए पाया जाता है इसमें, कभी कभी आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, कौन सा, जंतु वायरस है या एनिमल वायरस है। और मम्पस, ये भी क्या है, एनिमल वायरस है, ठीक है। टीएमवी क्या है, ये है प्लांट वायरस या पादप विषाणु है, ठीक है, टीएमवी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजों को समझना है और याद रखने की कोशिश करना है, इस पूरी डायग्राम को याद रखने की कोशिश करना, ताकि ये चीज पूरी आपको क्लियर होगी। मान लो एग्जाम में कभी माइंड से उतर भी गया और आपको से कि डायग्राम से किस तरीके से बना था, ये इस तरीके से लिखा था, आपको याद आ जाएगा वहां पे, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। बैक्टीरियोफेज, जिसको जीवाणु भोजी भी कहते हैं, जीवाणु भोजी मतलब जीवाणु को मारने वाला, बैक्टीरिया जो होते हैं उन बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला या फिर खाने वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी, जीवाणु को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, कौन, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब ये तो बैक्टीरियोफेज क्या है, इसका प्रकार है, इसके वायरस कौन से ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो ये टाइप का जो वायरस होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, ठीक है, लेकिन यही इसका फुल फॉर्म है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो से कि विषाणु है कहाँ पर होता है, तो ये जल में पाए जाने वाले विषाणु है, ठीक है, कहाँ पर, जल में, तो जल में पाया जाने वाला वायरस है, ठीक है, वायरस ये है। तो यहाँ पे ये वाला जो वायरस है ये गंगा नदी में विशेषकर पाया जाता है, तो गंगा नदी का जो जल है वो साफ होने का कारण ही बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। गंगा नदी में जितने भी प्रकार की अशुद्धियां होती है, जितने प्रकार के से की गंदगी होती है, उस गंदगी को नष्ट करने का काम, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, बैक्टीरियोफेज, मतलब गंगा नदी के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, बैक्टीरियोफेज। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है, ये तो इसको याद रखना है। और अब बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, विषाणु का प्रकार है, इसके अंदर कौन सा वायरस आता है, तो जो गंगा नदी में पाए जाने वाला जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका नाम है T2 फेज। क्या नाम है, T2 फेज। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना 100% श्योर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हुआ, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये देख लेंगे, ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा जीके वगैरह से की देख लेंगे। तो इसके आगे की जो से की क्लास है वो इसमें अभी ऐड नहीं करूंगा, इस क्लास को यहाँ तक ही से की रोकूंगा। कारण ये है कि इसके आगे और बढ़ेंगे तो थोड़े ज्यादा से की वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना ही। और फिर अगली जो मैटर है पूरा, इसका 2 क्लास में पूरा कंप्लीट होगा, 2 से 3 क्लास में वायरस का पूरा, क्योंकि बहुत डिटेल में इसका अध्ययन करना है हमें, ठीक है, कुछ भी पॉइंट इसका छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इतना जो मैंने बताया ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कहीं से कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर एक शब्द का मीनिंग सहित आपको पूरा क्लियर किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे से ये वीडियो मैंने आपके लिए से पूरा लिया या फिर क्लास आपके लिए कंप्लीट की। इसके लिए आपको बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरीके से आपको डेली समझने की का मौका मिले और समझ सके और अपने एग्जाम में इनको यहाँ से जो भी जीके आता है उसको वहां पे अप्लाई कर पाए और वहां पे सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। तो अब से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जो वीडियो है
इसको बनाने में काफी टाइम लगता है, मतलब थोड़ी मेहनत लगती है, इसको हर एक शब्द को समझना होता है। इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी मेहनत से इसको बनाया गया है, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।